हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा क्लास 12th बायो का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, हम इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर कर रहे थे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, याद रखना है। ठीक है, और अगर आरएनए की बात करें, आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। मतलब समझ रहे हो, डीएनए और आरएनए में 3 नाइट्रोजन बेसिस कॉमन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में है। तो 3 नाइट्रोजन बेस डीएनए आरएनए दोनों के कॉमन है, बस एक एक नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है। डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरासिल होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एडेनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, ये प्यूरिन रिंग है, ये प्यूरिन रिंग है। अब प्यूरिन रिंग में 6th पोजीशन पर हमने NH2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्यूरिन रिंग के, ध्यान से, प्यूरिन रिंग के 6th पोजीशन पर हमने NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया 6th पोजीशन पे। तो क्या बन गया? एडेनिन बन गया। ठीक है, ये हो गया एडेनिन, देखो लिखा भी है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगला आइए, अब गुआनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है प्यूरिन रिंग है। ठीक है, ये प्यूरिन रिंग है और प्यूरिन रिंग में 2nd पोजीशन पर, ध्यान दीजिएगा, 2nd पोजीशन पर NH2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और 6th पोजीशन पर ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, बन गया गुआनिन। ये गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, याद कीजिए बच्चों, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपने पहले लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए, वरना दिक्कतें होंगी समझने में। तो आप देख लेना। ठीक है, और अगर आपने देखा है तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, इनमें हमें सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे एडेनिन, गुआनिन को क्या बोलना चाहिए एग्जैक्टली? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। यहाँ पे हमारे पास प्यूरिन रिंग था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्यूरिन रिंग था, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एडेनिन और गुआनिन बन गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब थोड़ा मैं पेज ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आइए अब हम यहाँ पर साइटोसिन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, ये जो रिंग है ये हमारा पायरीमिडिन रिंग हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पायरीमिडिन रिंग हो गया। इस पायरीमिडिन रिंग में अगर हम, ध्यान से, इस पायरीमिडिन रिंग में अगर हम 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप और 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा दें, यानी कि पायरीमिडिन रिंग में 4th पोजीशन पर NH2 और 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बन गया साइटोसिन। ये साइटोसिन का फॉर्मेशन हो गया भैया। ठीक है, तो अब साइटोसिन के बाद अब आइए, अब हम यहाँ पे यूरासिल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यूरासिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखो, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये पायरीमिडिन रिंग हो गया। अब ध्यान से, अब इस पायरीमिडिन रिंग में 2nd पोजीशन पर O और 4th पोजीशन पर भी ऑक्सीजन लगा दें। 2nd और 4th पोजीशन पर ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये यूरासिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर गौर करें कि साइटोसिन से, ध्यान दीजिए, साइटोसिन से यूरासिल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? तो बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रहा है। अगर साइटोसिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं तो यूरासिल बनेगा, यूरासिल बन जाएगा। कैसे भाई, कैसे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रहा है? तो देखिए, अमीनो ग्रुप यहाँ से हटा, जब अमीनो ग्रुप रिमूव हो रहा है तो डीएमिनेशन और फिर ऑक्सीजन लगा,
तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेंगे तो यूरासिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, लेकिन साइटोसिन के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से यूरासिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं थायमीन का। अब थायमीन का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप फिर से यूरासिल का स्ट्रक्चर देखो, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब इस यूरासिल के फिफ्थ पोजीशन को देखिए, 5वां कार्बन, इस 5वें कार्बन पर अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसका हो जाएगा मिथाइलेशन। तो इसका जैसे हम मिथाइलेशन करेंगे, ये हमारा 5th पोजीशन पर आ गया मिथाइल ग्रुप, और यही यूरासिल कन्वर्ट हो गया थायमीन में। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम यहाँ पर यूरासिल के, यहाँ पे देखिए यूरासिल के 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं तो थायमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। मैं 1 मिनट इसको कर देती हूँ हाईलाइट, इसीलिए हम इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी कह सकते हैं। ठीक है, या यूरासिल, ध्यान दीजिए, यूरासिल को डीमिथाइलेटेड थायमीन भी बोल सकते हैं। थायमीन से मिथाइल ग्रुप हटा दो, यूरासिल बन जाएगा। ठीक है, और यूरासिल में मिथाइल ग्रुप डाल दो 5th पोजीशन पर, थायमीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो भैया, सिंपल है। पायरिमिडिन रिंग के, 1 मिनट, पायरिमिडिन रिंग के 2nd पोजीशन पर O लगाओ, 4th पोजीशन पर NH2 लगाओ, साइटोसिन बन गया। 2nd और 4th दोनों पर O लगाओ, यूरासिल बन गया। और अगर 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दे यूरासिल में तो थायमीन बन गया। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? सारी बातें, जितनी बातें अभी तक समझाई, समझ में आई? अब देखिए, अब हमारा ये पेज जो है बच्चों, ये होता है कंप्लीट। 1 मिनट, अब मैं पेज बदल लेती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो मैंने यहाँ पे पेज चेंज कर लिया है। हम पहला कंपोनेंट पढ़ रहे थे नाइट्रोजन बेसिस, अब हम जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का, वो है पेंटोज शुगर। नाम बता रहा है 5 कार्बन होंगे, डीएनए आरएनए में जो शुगर होते हैं उसमें 5 कार्बन होते हैं, पेंटोज शुगर नाम दिया। पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, एक है राइबोज और दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो पहला पेंटोज शुगर राइबोज की बात करते हैं। राइबोज शुगर जो है बच्चों, उसका फॉर्मूला है C5H10O5। ठीक है, 5 कार्बन है, देख लीजिए। और आरएनए में पाया जाता है। राइबोज कहाँ मिलेगा? आरएनए में, लिखा भी है प्रेजेंट इन आरएनए में, तो ये कहाँ मिलेगा? आरएनए में। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है बच्चों, 5 कार्बन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबोज शुगर है ये। ठीक है, अच्छा अब नीचे देखिए, ये ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे बीटा राइबोज लिखा है। एक्चुअली राइबोज 2 तरह का है, अल्फा राइबोज एंड बीटा राइबोज। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये तो आप 11th क्लास बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा इधर भी बता देती हूँ, देख लो। बीटा राइबोज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पर, ध्यान से देखिए, इसके फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर की तरफ है, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर की तरफ है तो बोलेंगे बीटा राइबोज। अगर इसी स्ट्रक्चर में क्या किया जाए, सिर्फ OH और H की पोजीशन बदल दी जाए, OH नीचे कर दिया जाए, H ऊपर कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा राइबोज। याद रखना, फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे है तो अल्फा राइबोज कहेंगे, OH ऊपर है तो बीटा राइबोज कहेंगे। ठीक है, तो ये बीटा राइबोज है बच्चों, ये बीटा राइबोज है। आरएनए में बीटा राइबोज पाया जाता है, अल्फा राइबोज नहीं होता, आरएनए में बीटा राइबोज होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम दूसरे पेंटोज शुगर की बात करें तो दूसरा पेंटोज शुगर है डीऑक्सी राइबोज। तो पहले तो अभी जो मैंने आपको राइबोज पढ़ाया इसको ध्यान में रखना है। अब डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबोज का मतलब है कि अगर हम राइबोज से एक ऑक्सीजन निकाल दें, डी का मतलब रिमूव करना, कि अगर हम राइबोज से एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। तो अब अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, किसके? डीऑक्सी राइबोज की फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O4। ध्यान दें, राइबोज में O5 है,
यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे O4 हो गया, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है बच्चों डीएनए में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। देखिए लिखा भी है प्रेजेंट इन डीएनए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये प्रेजेंट इन आरएनए हाईलाइट कर देती हूँ, और ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, इसीलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, बस एक ऑक्सीजन कम हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डीऑक्सीराइबोज। बीटा क्यों बोल रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है, अभी समझाया, तो हो गया बीटा। तो ये बीटा डीऑक्सीराइबोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखा, ये बीटा राइबोज, ये बीटा डीऑक्सीराइबोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर देखा। अब आओ बच्चों तनिक कंपेयर कर लें दोनों को। तो ये बीटा राइबोज है, ठीक है, ये बीटा डीऑक्सीराइबोज है। बीटा डीऑक्सीराइबोज कहाँ मिलेगा, डीएनए में, इसीलिए क्या नाम दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए में मिलेगा राइबोज, इसीलिए उसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में, और आरएनए में राइबोज है इसीलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड। पाए बीटा फॉर्म ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बीटा फॉर्म ही पाए जाएंगे। अब देखो, अभी मैंने अभी बोला आपसे कि एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज में, राइबोज से एक ऑक्सीजन हटाया गया तब ना डीऑक्सीराइबोज बना। तो भैया सवाल ये है कि राइबोज के किस पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया गया। तो देखो भाई, राइबोज के सेकंड पोजीशन पर यहाँ पे ये जो OH है, राइबोज के सेकंड पोजीशन पर OH है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया। इसीलिए आप देखो कि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकंड पोजीशन में केवल H है, O नहीं है। मतलब समझ रहे हो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, याद रहे। और पोजीशन भी, राइबोज के सेकंड पोजीशन के OH से O हटा दिया गया तो बन गया डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए कि राइबोज के सेकंड पोजीशन पर ये जो OH है, राइबोज के सेकंड पोजीशन पर ये जो OH ग्रुप है बच्चों, ये बहुत रिएक्टिव है और ये मिलेगा कहाँ, आरएनए में। तो इसके सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप रिएक्टिव है, इसीलिए आरएनए क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव होगा बच्चों वो अनस्टेबल होगा। तो आरएनए क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, किसके कारण, ड्यू टू रिएक्टिव नेचर ऑफ सेकेंड OH ग्रुप। तो राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पर ये जो OH ग्रुप होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है। आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर, इसके सेकंड पोजीशन पर जो OH है वो वेरी रिएक्टिव है। और जब राइबोज ही वेरी रिएक्टिव हो गया, सेकंड पोजीशन पर OH रिएक्टिव है तो आरएनए भी रिएक्टिव हो गया, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा अनस्टेबल होगा। जबकि डीऑक्सीराइबोज में ध्यान दीजिए, सेकंड पोजीशन पर OH है ही नहीं, इसीलिए डीएनए लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल ड्यू टू रिएक्टिव नेचर ऑफ सेकेंड OH ग्रुप ऑफ राइबोज, ठीक है। तो ये एक वजह है आरएनए के अनस्टेबल होने का, और भी वजह है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ ही ध्यान रहे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में राइबोज के सेकंड कार्बन पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करना है, सेकंड कार्बन से O हटाना है, तो बनेगा डीऑक्सीराइबोज। ये भी आपको ध्यान दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक तो सभी क्लियर है। अब देखो हमारा ये पेज तो हो चुका है कंप्लीट, अब मैं पेज बदल लूँ। हाँ जी, तो ये देखो, ये मैंने पेज बदल लिया। अब हमारा तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड इज व्हाट, H3PO4, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बनाया है ये फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, एक P, 3 H, 4 O, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4।
अब बच्चों देखिए, जब ये एक्वस एनवायरनमेंट में होता है तो अपने H+ छोड़ देता है और क्या बन जाता है, तो PO4 3 माइनस, दैट इज अरे फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 माइनस, निगेटिव चार्ज। तभी तो बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, ठीक है, लिखा है एसिडिक इन नेचर और आयन के फॉर्म में निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान दीजिए, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों एसिडिक है, दोनों निगेटिवली चार्ज है। किसके कारण, तो ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अगर पूछे कोई कि डीएनए आरएनए एसिडिक क्यों है, तो बोलो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप के कारण। डीएनए आरएनए निगेटिवली चार्ज क्यों है, तो ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप निगेटिव चार्ज है, इसीलिए डीएनए आरएनए भी निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पेज भी मेरा हो गया कंप्लीट। तो अब देखो बच्चों, अब हमने तीनों कंपोनेंट पढ़ लिया है, न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लिया, पेंटोज शुगर भी पढ़ लिया और फॉस्फोरिक एसिड भी पढ़ लिया। अब हम इन तीनों बेसिक कंपोनेंट्स को असेंबल करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड। याद कीजिए, दो टर्म आए थे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो आइए, ये पेज वो तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारा ये दूसरा पेज यहाँ पे आ गया है। एक मिनट, हाँ जी। तो देखो बच्चों, बता चुकी हूं आपको न्यूक्लियोसाइड किसके जोड़ने से बनता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। बता चुकी हूँ, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ने से बनेगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये सब बता चुकी हूँ। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और ध्यान दें, इस बॉन्ड के बनते समय एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। देखिए, लिख भी दिया है मैंने, मतलब समझ रहे हो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड का बनना इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर के लॉस से बन रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब देखो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड किस किस पोजीशन के बीच में बन रहा है। तो समझिए, देखिए, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है, लिख भी दिया है C1, पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, और नाइट्रोजन बेस अगर प्यूरीन है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बेस अगर क्या है, प्यूरीन है, नाइट्रोजन बेस क्या है, प्यूरीन है, तो उसके 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनेगा। देखो, लिख दिया है N9, मतलब पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरीन के 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। और अगर बच्चों नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन है, देखो ये भी लिख दिया है, अगर नाइट्रोजन बेस क्या है, पायरिमिडीन है, तो उसके फर्स्ट पोजीशन वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो शुगर और प्यूरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोज शुगर का फर्स्ट पोजीशन, प्यूरीन के 9th पोजीशन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। शुगर और पायरिमिडीन की बात करें तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर का फर्स्ट पोजीशन, और पायरिमिडीन रिंग के फर्स्ट पोजीशन वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान रहे, शुगर और प्यूरीन के बीच कौन सा बॉन्ड है, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और पायरिमिडीन के बीच 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, अब बना के भी दिखाती हूँ, है ना, जोड़ के दिखाती हूँ न्यूक्लियोसाइड बना के। एक मिनट, हाँ जी। तो देखिए, ये पेंटोज शुगर है बच्चों, बीटा डीऑक्सीराइबोज, देख लीजिए सेकंड पोजीशन पर ओ नहीं है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो शुगर हो गया। हम क्या जोड़ेंगे, नाइट्रोजन बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बेस हो गया, प्यूरीन एडेनिन, और ये पेंटोज शुगर है,
और आपको पता है ये दोनों जब जुड़ेंगे तो H2O रिलीज होगा। तो देखिए पेंटोज शुगर, या ध्यान से देखिए, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ये जो OH है ये OH हटेगा, और प्यूरिन के 9th पोजीशन पर, प्यूरिन बोलिए या एडेनिन बोलिए, इसके 9th पोजीशन पर ये जो NH है उससे H हटेगा। तो इधर से OH हटेगा और इधर से H हटेगा। क्या हट गया? H2O हट गया। देखो हमने यहाँ पे दिखा भी दिया कि H2O हट गया, और जब ये H2O हट जाएगा तो बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? शुगर का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हट गया तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड किसके बीच बना है बच्चों? ये ध्यान दीजिए, शुगर का फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन के 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी, नंबरिंग भी है, ये शुगर के फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन के 9th, देखो नंबरिंग भी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये हल्का सा, यहाँ पे थर्ड वाला नाइट्रोजन हल्का सा करीब लग रहा है, बट नहीं, ध्यान दीजिए, शुगर का फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन के 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके बीच यहाँ पे बॉन्ड बना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे पायरिमिडिन होता बच्चों तो फर्स्ट पोजीशन वाले नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा? फिर से देख लो, शुगर का OH हटेगा, नाइट्रोजन बेस का H हटेगा, NH का H हटेगा, तो H2O हट जाएगा, और जब H2O हटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो पेंटोज शुगर का फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन बेस प्यूरिन या एडेनिन के 9th पोजीशन के बीच देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। पेंटोज शुगर का फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन या फिर एडेनिन कहिए, इसके 9th पोजीशन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो शुगर और प्यूरिन के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और पायरिमिडिन होता तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये हो गया बच्चों न्यूक्लियोसाइड। कैसे बना ये आपको पता चल गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब आइए बच्चों, ये पेज मैं हटाती हूँ यहाँ से, 1 मिनट, और ये भी पेज चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चों अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, आपको बना के दिखाया। अब आइए जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो हम मोनोमर यानी कि न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड, अभी पढ़ा, अभी बताया ना न्यूक्लियोसाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ये जुड़ कैसे रहा है? तो इन दोनों के बीच यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अभी न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन पढ़ा ना, मैंने अभी बताया आपको कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। तो वहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ भी जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देखिए लिखा भी है 1H2O मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, मतलब यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी। देखिए लिख भी दिया है 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ। हाँ जी, अब देखो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखिए, आइए मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोसाइड बना के दिखाया था वैसे ही दिखाती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, अभी आपको पिछले पेज में बना के दिखाया था।
तो यहाँ पे देखो ये है न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे देखो मैंने नाइट्रोजन बेस लिख दिया है, मतलब पूरा बना के यहाँ पे, जैसे कि पिछले पेज में यहाँ पे ऐसे बनाया था ना, देखो यहाँ पे ऐसे ये बनाया था, तो इसकी जगह पे सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लिख दिया है, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों न्यूक्लियोसाइड, इसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो हमने पढ़ा है कि भैया न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, तो आइए इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ते हैं, देखते हैं किस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, देख लीजिए P+1O OH OH OH, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा है, बॉन्ड कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, आइए इसे देखते हैं और समझते हैं ध्यान से। हाँ जी, तो देखो आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। शुगर के फर्स्ट कार्बन पर तो नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, अभी न्यूक्लियोसाइड बनाया तो, है ना, आपको बताया था कि शुगर के फर्स्ट कार्बन पे तो नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। अब शुगर के फिफ्थ कार्बन पे जुड़ेगा फॉस्फेट, तो ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, देखिए P+1O OH OH OH, ठीक है। ये क्या है, ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो ये एसिड है और CH2OH अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड, और क्योंकि फॉस्फेट के साथ बन रहा है तो बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहां फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कैसे, देखो एसिड से निकालो OH, देखो मैंने घेरा भी लगा दिया है, ठीक है। एसिड से निकालो OH, CH2OH, अल्कोहल से निकालो H, देखो यहाँ पे भी घेरा लगा दिया है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ डाउट नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो होना चाहिए ना बच्चों, यहाँ पे डाउट होना चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ कि क्या डाउट होना चाहिए, कि मैम एसिड तो H देता है, एसिड तो H देता है, आप OH निकाल रहे हैं, आप OH निकाल रहे हो एसिड से। देखो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एस्टरिफिकेशन पढ़ोगे, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे, तो बताया जाएगा कि जो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है। एस्टर बॉन्ड जब बनता है बच्चों तो एसिडिक मीडियम में बनता है, और एसिडिक मीडियम में जब कोई रिएक्शन होता है तो एसिड से निकलता है OH, अल्कोहल से निकलता है H, तो निकाल दो एसिड से, देखो यहाँ पे OH, ठीक है, और अल्कोहल से H निकाल दो, क्या निकल गया, H2O निकल गया, बचा क्या, O बचा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, O बचा, CH2 से भी जुड़ा रहेगा और इधर P से भी जुड़ जाएगा, देख लो बन गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एसिड अल्कोहल के बीच एस्टर बॉन्ड ही बनता है, एस्टर बॉन्ड बना दिया, और क्योंकि एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट के साथ बन रहा है इसीलिए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बच्चों इस पूरे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, यहां तक क्या था न्यूक्लियोसाइड, अब इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो अब आपको याद ये रखना है जो इम्पोर्टेंट है कि पेंटोज शुगर, याद ये रखना है कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और शुगर के फिफ्थ, ध्यान दीजिए, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से, तो शुगर के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, इससे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और आगे हम इसी लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।